नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज हम आर्थिक समीक्षा की ये जो सीरीज है उसमें कृषि और समुद्र क्षेत्र का जो पार्ट 2 है उसको कवर करेंगे। और इसके साथ ही कृषि और समुद्र क्षेत्र जो है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक। तो शुरुआत करते हैं। हमने पीछे आधा इसको पढ़ चुका है, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी है वो सरकार की, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019। देखिए तीन चीजें इसमें आ रही है। कृषि प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग करना, कृषि को एक व्यवसाय के रूप में बनाना और निर्यात को प्रोत्साहित करना। तो प्रोसेसिंग भी होगी, एक बिजनेस के रूप में भी लिया जाएगा, जिसको आज ट्रेडिशनल कृषि कर रहे हैं उसकी जगह एक बिजनेस के रूप में, और उसके एक्सपोर्ट जो है उसको प्रोत्साहित करना। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 12 दिसंबर 2019 को ये जो पॉलिसी थी वो लॉन्च की गई थी। और इसके अगर मेन जो फीचर्स हम देखें तो इसका मेन जो पर्पज है वो क्या है कि फसल कटाई के बाद की हानियों को कम करना। सहभागी तो मतलब FAO किसान संगठन है ना, उनके माध्यम से फसल काटने के बाद में किसानों की जो फसल खेतों में पड़ी रहती है जिससे उनको नुकसान होता है या भंडारण के कारण नुकसान होता है, उनको कम करना, लोगों में आपसी सहभागिता बढ़ाना और इसके साथ साथ मूल्य संवर्धन श्रृंखला में प्रत्यक्ष योगदान बढ़ाना। यानी जैसे मान लीजिए आलू का उत्पादन हो रहा है तो आलू से क्या बना रहे हैं, चिप्स बना रहे हैं। तो चिप्स जो है वो महंगी जा रही है जबकि आलू जा रहे हैं सस्ते। तो इस तरह से उसको प्रोसेसिंग करके और जो अपने किसानों की जो आय है उस आय में वृद्धि करना, इसका जो मेन पर्पज जो है वो इस पॉलिसी का है। अब इसमें हम देखेंगे कि इस पॉलिसी में क्या क्या प्रावधान है। इस पॉलिसी में जो है वो प्रावधान क्या क्या है, तो अगर हम बेसिक सी बात हम देखें तो चार पांच चीजें हमें इसमें याद रखनी पड़ेंगी। इस पॉलिसी के प्रावधानों की अगर हम बात करें सबसे पहले इसमें देखिए क्या आएगा, पूंजीगत लागत। सबसे पहले आएगा पूंजीगत लागत। कोई भी आदमी जब कोई व्यवसाय करता है तो उसे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पड़ते हैं और उस पर जो लागत लगती है वो पूंजीगत लागत, परिसंपत्ति उसको क्रिएट करनी पड़ती है, वो पूंजीगत लागत होगी। उसके बाद में सेकंड जो आएगा वो है परिचालन लागत, कि जब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू कर लिया, जब आपने मशीन खरीद ली, सब कुछ लगा दिया, तो उसको संचालित करने के लिए आपको एक टीम चाहिए, उसको देने के लिए वेतन चाहिए, उसमें जैसे बिजली का खर्चा है, इस तरह की अलग अलग चीजें आएंगी। तो सेकंड आएगा परिचालन लागत, उसका प्रावधान इसमें किया गया है। उसके बाद में इसमें जो है अलग अलग छूट दी गई है, जैसे विद्युत शुल्क में छूट दी गई है, विद्युत शुल्क में छूट। इसके अलावा एक दी है परिवहन की, और एक इसमें है ब्याज अनुदान। तो ये पांच चीजें जो है ना अपने को ये याद रखनी है। पहली चीज अपन ये देख लिया भाई, सबसे पहले 2019 में दिसंबर 2019 12 दिसंबर 2019 को ये लागू हुई। और इसकी मुख्य विशेषताओं में जो मेन है वो क्या है कि फसल कटाई के बाद की जो हानियां हैं उन्हें कम करना, लोगों में सहभागिता बढ़ाना और इसके साथ साथ मूल्य संवर्धन में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देना। अब इसकी अगर हम फीचर्स को देखेंगे, प्रावधानों को देखेंगे, तो एक पहला पूंजीगत लागत होगा, दूसरा परिचालन। आपको ये 5 फैक्ट याद रखने ताकि इससे आप वो आसानी से कर पाओगे। पूंजीगत लागत, दूसरा परिचालन लागत, तीसरा विद्युत शुल्क और परिवहन, और फिर ब्याज अनुदान। ये 5 चीजें हमें याद रखनी है। तो देखते हैं कि पूंजीगत लागत में क्या है कि कोई जैसे किसान संगठन है, देखिए पूंजीगत लागत अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रावधान है। तो जैसे कोई किसान संगठन है या SC/ST के 100% स्वामित्व वाली इकाई है, ठीक है, तो उनको कुल लागत का, जो लागत उनकी हुई है उस लागत का 75%, ठीक है, या अधिकतम 150 लाख रुपए। अधिकतम कितना, 150। ये दो अलग अलग टॉपिक यहाँ पे हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर किसान संगठन है और SC/ST के स्वामित्व 100% स्वामित्व वाली कोई इकाई है तो जो कुल लागत होगी पूंजीगत उसका 75% दिया जाएगा। जैसे मान लो किसी के 10 लाख रुपए लग रहे हैं तो उसका 75%, ठीक है। और अधिकतम सीमा अगर हम देखें तो उसकी 150 लाख रुपए, ठीक है। अन्य यानी ये जो ऊपर नाम गिनाए गए उनके अलावा अगर कोई दूसरा है
तो फिर उसको कुल लागत का 50% दे देगी। यहाँ तो 75% दे रहे थे, या कितना दे रहे हैं, 50%। और अधिकतम लागत, अधिकतम कितने रुपए दिए जा सकते हैं, यहाँ भी 150 लाख रुपए दिए जा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो दिया जाएगा उसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा जो है ना वो 10% टॉप अप अनुदान भी दिया जाएगा। यानी जो यहाँ से जो मिल रहा है, जैसे 75% और 50% मिल रहा है ना, इनके साथ साथ ये तो है ही, ये राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। इसके अलावा 10% जो है ना टॉप अप अनुदान, टॉप अप अनुदान किसके द्वारा दिया जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और अधिकतम राशि की अगर हम बात करें तो अधिकतम राशि कितनी होगी, 150 लाख रुपए होगी। तो ये तो होगी पूंजीगत लागत। नेक्स्ट में हम चले तो परिचालन लागत। परिचालन लागत यानी उसको ऑपरेट करने के लिए जो लागत होती है। तो सबसे पहले टर्म लोन पर 5% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। सबसे मेन चीज याद रखनी है कि आदमी को जो है ना वो ऋण उपलब्ध करा दिया जाएगा परिचालन के लिए, और जो ब्याज उस पर लगेगा उसका 5% अनुदान सरकार देगी। जैसे मान ली 10% ब्याज लग रहा है तो उसका 5% यानी 5% कैंडिडेट देगा और 5% सरकार देगी। इसके अलावा जैसे टीएसपी है, पिछड़ा क्षेत्र है, SC ST की कोई उद्यमी है, या कोई महिला उद्यमी है, या फिर कोई युवा है जिसकी आयु 35 वर्ष से क्या है, कम है। अगर ऐसे लोग जो है वो कोई इकाई लगाते हैं तो उनको 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा। ध्यान रखना, टर्म लोन पे 5% ब्याज सब्सिडी है, लेकिन मान लीजिए कि कोई टीएसपी क्षेत्र में लगाता है, कोई पिछड़े क्षेत्र में इकाई लगाता है, किसी भी समुदाय का व्यक्ति, या फिर कोई SC ST का व्यक्ति इकाई लगाता है, या कोई महिला उद्यमी है, या फिर कोई युवा है। युवा के लिए यहाँ जो उम्र जो निर्धारित की गई है वो 35 वर्ष निर्धारित की गई है। तो 35 साल से कम का कोई युवा है अगर वो लगाता है तो उसको 1% अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा, यानी 5 + 1। तो ऐसी स्थिति में इनको 6% अनुदान सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गई आपकी पूंजीगत लागत और परिचालन लागत। अगला है विद्युत अनुदान। 5 वर्ष तक समय सीमा पहले याद रखिए, 5 वर्ष तक 2 लाख रुपए प्रति वर्ष, हर वर्ष 2 लाख रुपए का अनुदान अधिकतम अनुदान है। ये क्या है, अधिकतम कितने रुपए दिए जाएंगे, 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। और इसका आधार क्या होगा, 1 रुपए प्रति किलोवाट यूनिट पर अनुदान दिया जाएगा। यानी 5 साल तक अनुदान दिया जाएगा, अधिकतम 2 लाख रुपए प्रति वर्ष दिया जाएगा, और 1 रुपए प्रति किलोवाट, एक यूनिट पर 1 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। तो अधिकतम 2 लाख तक दे देंगे, 5 वर्ष तक ये होगा। इसके साथ साथ 10 लाख की सीमा तक सौर संयंत्र पर 30% अनुदान। यानी अगर कोई सोलर प्लांट लगाता है, अगर कोई सोलर प्लांट लगाता है तो उसको उसका 30% तक क्या दे दिया जाएगा, अनुदान दे दिया जाएगा। 30% तक क्या दिया जाएगा, अनुदान दिया जाएगा। और इसकी जो अधिकतम जो सीमा होगी वो कितनी होगी, 10 लाख। यानी 10 लाख से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। अधिकतम कितने रुपए दिए जाएंगे, 10 लाख। तो विद्युत के लिए ये प्रावधान है कि 2 लाख रुपए प्रति वर्ष, 1 रुपए प्रति यूनिट, 5 साल तक। और अगर सोलर पर संयंत्र अगर व्यक्ति लगा रहा है तो सोलर संयंत्र पर उसको कितने रुपए दिए जाएंगे, 10 लाख, अधिकतम 30% अनुदान। ठीक है। फिर परिवहन की अगर हम बात कर लें तो परिवहन में इसको अलग अलग कैटेगरी में विभाजित किया है। जैसे फल है, सब्जी है, इस तरह की चीजों का अगर कोई परिवहन करता है, फल सब्जी आदि चीजों का कोई व्यक्ति परिवहन करता है और वो 300 किलोमीटर तक परिवहन करता है, 300 से कम पे अनुदान दे नहीं है, तो 3 वर्ष के लिए 10 लाख रुपए प्रति वर्ष, प्रत्येक वर्ष में 10 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। और ये अनुदान कितने वर्ष तक चलेगा, 3 वर्ष तक चलेगा। और अगर ये जो जिस चीज का परिवहन कर रहा है वो चीज जैविक उत्पाद है, ठीक है, तो फिर वो अनुदान बढ़ाकर 5 वर्ष के लिए 15 लाख प्रति वर्ष के हिसाब से दिया जाएगा। ये ध्यान रखना है। अगर जैविक है तो फिर 5 वर्ष, और अगर जैविक नहीं है तो फिर 3 वर्ष के लिए अनुदान। इसके अलावा जैसे सेकंड है कि कच्चे कृषि उत्पाद जो अगर निर्यात किया जाता है तो वही 3 वर्ष तक 10 लाख रुपए प्रति वर्ष, और अगर जैविक है तो 5 वर्ष तक 15 लाख रुपए प्रति वर्ष का अनुदान, परिवहन अनुदान इसमें देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं। अगला है, ये देखो, ये हो गई अपनी पॉलिसी। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण पॉलिसी, जिसको हमने पूरी तरह से डिस्कस कर लिया। अगला अपना है
राजस्थान कृषक कल्याण कोष सबसे पहले 16 दिसंबर 2019 को, याद रखना है 16 दिसंबर 2019 को 1000 करोड़ से इसको स्टार्ट किया गया था। प्रारंभ में इसकी जो राशि थी वो कितनी थी, 1000 करोड़ रुपए थी। लेकिन 22-23 में इसको बढ़ा दिया गया बजट 22-23 में, और इसकी राशि कितनी कर दी गई, 7500 करोड़ रुपए कर दी गई। कृषक कल्याण कोष का जो फंड है, उस फंड की जो राशि है वो 7500 करोड़ रुपए है। पर इसका यूज का जो मेन चीज आपको याद रखनी है, ये याद रखनी है कि इसका उपयोग कहाँ होता है वर्तमान में। एक तो उसकी राशि कितनी है, तो उसकी राशि है 7500 करोड़ रुपए, और दूसरा यह है कि इसका उपयोग कहाँ होता है। तो सबसे पहला उपयोग तो पीएम फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो प्रीमियम जो राज्य सरकार के द्वारा भरा जाता है। मैंने आपको बताया था कि सिंचित क्षेत्र का और असिंचित क्षेत्र, सिंचित और असिंचित क्षेत्र का अलग अलग प्रीमियम होता है। सिंचित क्षेत्र का 30% और असिंचित क्षेत्र का 35% प्रीमियम जो है वो कौन भरती है, सरकार भरती है। ठीक है, तो ये जो प्रीमियम है वो किसके द्वारा चुकाया जाएगा, इस फंड से चुकाया जाएगा। इसके साथ साथ कृषक साथी सहायता योजना जो लागू की गई है, जिसमें कृषि कार्य करते समय या विपणन का कार्य करते समय किसी प्रकार की दुर्घटना पे अनुदान दिया जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो अनुदान यहां से दिया जाएगा। और तीसरा है कि राजस्थान कृषि प्रसंस्करण योजना 2019 जो अभी हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं, उसके तहत जो फूड पार्क स्थापित किए गए हैं, उन फूड पार्कों के संचालन का कार्य इस फंड से किया जाएगा। तो 3 काम हो गए, फसल बीमा का प्रीमियम, कृषक साथी सहायता योजना का अनुदान और फूड पार्कों का संचालन। ये 3 काम जो है वो किससे किए जाएंगे, वो इस राशि से, इस मद से किए जाएंगे। ठीक है, अगला टॉपिक है अपना राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, मोस्ट स्कीम है। और आप देखना आरएस मेंस का जो पेपर है 2023 वाला, उसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आ रखा है। 2023 के आरएस मेंस क्वेश्चन में 5 नंबर का क्वेश्चन आ रखा है। तो इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि इसमें से यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 5 नंबर का क्वेश्चन में ये इसी योजना का पुटअप हुआ। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो परियोजना है वो जाइका द्वारा वित्त पोषित है। ये जापान की एजेंसी है। ठीक है, कहाँ की है, जापान की है। और जापान की जाइका, जिसका नाम है ना, तो इस तरह से लिखते हैं इसको, जाइका, JICA। ठीक है, तो उसके द्वारा वित्त पोषित है। ये जो योजना है इसकी अवधि जो है वो 11 वर्ष है, और टोटल लागत 2294.30 करोड़, 11 साल के अंदर 2294.30 करोड़ रुपए इस पे खर्च किए जाएंगे। मेन चीज आपको ध्यान रखनी है कि 2 चरणों में इसका वित्त पोषण होगा। और सबसे मेन बात क्या है कि 27 जिलों की 137 जो परियोजनाएं हैं, 27 जिलों की 137 परियोजनाओं का इसमें क्या किया जाएगा, पुनर्वास में जीर्णोद्धार का कार्य किया जाएगा। यानी पुरानी जो जल सिंचाई परियोजनाएं हैं 27 जिलों में 137 परियोजनाओं का इसमें किया जाएगा। तो एक बार फिर से हम शॉर्ट में कर लेते हैं कि राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना किसकी परियोजना है, जाइका की है। 11 वर्ष जो है इसकी अवधि है, 2294.30 करोड़ रुपए, 2294.30 करोड़ रुपए इसका फंड है। और इस योजना में 27 जिलों की 137 परियोजनाएं जो हैं उनका जीर्णोद्धार और पुनर्वास का कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना। ये भी मोस्ट है, क्योंकि पिछली बार जैसे जाइका पूछ लिया तो अब की बार ये पूछ सकता है। राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना, राजस्थान का जो रेगिस्तानी क्षेत्र है उसमें जल के पुनर्गठन की परियोजना है। आपको अगर शॉर्ट में इस चीज को याद रखें तो जो IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसकी जीर्णोद्धार का कार्य इसके तहत किया जाएगा। किसका कार्य किया जाएगा, जीर्णोद्धार का कार्य किया जाएगा। IGNP और उसकी जो वितरिकाएं हैं, ठीक है, तो उसके जीर्णोद्धार का कार्य इसके द्वारा किया गया। सबसे मेन चीज आपको याद रखनी है NDB की परियोजना है। ये किसकी है, NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट की परियोजना है। और इसमें राज्य के स्वयं के आय के स्रोत के साथ साथ 70-30 का है, यानी NDB अनुपात स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, SG 70% NDB का है और 30%
स्टेट गवर्नमेंट का है, ठीक है। तो राजस्थान की मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना किसकी है? एनडीबी की है, मेन यही पूछा जाता है। और राज्य के साथ इसका 70-30 का रेशियो है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इसमें जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना और उसकी जो वितरिकाएं हैं उनका क्या किया जाएगा? जीर्णोद्धार किया जाएगा। अब आपसे अगर जिले पूछता है तो आपको ध्यान रखना है कि इंदिरा गांधी नहर जहां जहां से गुजर रही है लगभग वहां वहां यहाँ काम होगा। तो हम देखें तो जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये जो सारे जिले हैं इन जिलों में इस योजना के तहत काम होगा। तो कितने जिले हैं? 3 और 3 6 और 1 7 जिलों के अंदर जो है ना ये योजना संचालित की जाएगी। 7 के साथ साथ याद रखिए कि इसकी जो समयावधि, इसका जो टाइम होगा वो 7 वर्ष होगा। ऊपर हमने पढ़ा जाइका वाली परियोजना, जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, उसकी जो अवधि थी वो कितनी थी? 11 वर्ष थी। और इसकी अवधि कितनी है? 7 वर्ष है, ठीक है। कितनी है? 7 वर्ष है। और इसका जो कुल बजट है वो 3291.63 करोड़ है। तो बजट तो याद भी नहीं रहे तो कोई विशेष बात नहीं। मेन चीज आपको ये याद रखना है कि स्कीम क्या है। तो स्कीम जो जल क्षेत्र है इसका इंदिरा गांधी नहर परियोजना का, उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा, उसकी वितरिकाओं का जीर्णोद्धार किया जाएगा। और एक वहां एक समस्या होती है सेम की समस्या, जल भराव की समस्या होती है आसपास के क्षेत्रों में, उसका समाधान भी जो है वो इस योजना के तहत करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये जो है वो है राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना। नेक्स्ट में हम चलते हैं राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना। देखिए सारी जल से रिलेटेड ही आ रही है। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट याद रखना है कि ये जो परियोजना है वो राजस्थान सरकार की नहीं होगी, किसकी है? भारत सरकार की। और भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय है? जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग। जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग जो है इसकी योजना है। और इसके साथ साथ ये जो स्कीम है इसको विश्व बैंक के द्वारा भी वित्त पोषित किया जाता है। तो WB की भी है, ये याद रखना, क्योंकि बहुत बार ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी योजना किस की है। तो ये विश्व बैंक की भी योजना है। इसकी कुल अगर लागत देखी जाए तो 134 करोड़ है। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना की लागत कितनी है? 134 करोड़ है। समयावधि 8 वर्ष है। 2016 से शुरू हुई थी, सितंबर 25 तक इसकी, ये देखो टाइम भी दे रखा है कि समयावधि कितनी है? 8 वर्ष है। 2016 से शुरू हुई और सितंबर 2025 तक ये योजना जो है वो कार्य करेगी अपना। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत जो कार्य किए जाएंगे वो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। एक तो इसके तहत क्या है कि स्वचालित वर्षा मापी लगाए जाएंगे, बारिश को मापने वाले ऑटोमेटिक वो स्टेशन लगाए जाएंगे, उनकी संख्या होगी 170। इसके अलावा स्वचालित जल स्तर मापक, जो बांध है उन बांधों के ऊपर जल स्तर का मापन करने वाले ऑटोमेटिक संयंत्र लगाए जाएंगे, इनकी संख्या है 143। और 25 जो है वो वेदर स्टेशन लगाए जाएंगे, स्वचालित मौसम स्टेशन लगाए जाएंगे। इनका काम क्या होगा? ये जो है वो किसानों को और आम जन को जो है वो इससे संबंधित जानकारियां देंगे ताकि किसी भी प्रकार के नुकसान का पूर्व में समाधान किया जा सके। जैसे मान लीजिए स्वचालित वर्षा मापी है तो उससे पता चल जाएगा कि कितनी मिलीमीटर कितनी सेंटीमीटर बारिश हुई है। जल स्तर मापक है तो उससे पता चल जाएगा कि कहीं बांध के फूटने की संभावना तो नहीं है। मौसम स्टेशन जो है उससे पता चल जाएगा कि अब हमें फसलों को ढकने की जरूरत है या बोने की जरूरत है, कीटनाशक छिड़काव करें या नहीं करें, इस तरह से काफी कुछ चीजें जो है वो इससे पता चल जाएगी। तो ये राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना में मेन चीज आपको ध्यान रखनी है, वो मेन चीज क्या है कि ये विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। किसके द्वारा वित्त पोषित है? विश्व बैंक द्वारा। अब ये जो योजना है राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, राष्ट्रीय जल विज्ञान योजना, राष्ट्रीय जल विज्ञान योजना या जल विज्ञान परियोजना, इस योजना के अंदर देखो 7 बांधों के ऊपर, 7 बांध जो ऐसे हैं जिनके ऊपर क्या लगाया गया? स्काडा सिस्टम लगाया। और 2 नहरें ऐसी हैं जिनपे स्काडा सिस्टम लगाया गया, मतलब ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग सिस्टम। स्काडा सिस्टम आपको याद रखना है नाम, आपको यहाँ पे इन 7 बांधों का नाम याद रखना है। बीसलपुर, माही, गुडा, जवाई, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और छापे। देखिए फिर याद रखिए राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना जो है उसके तहत स्वचालित वर्षा मापी लगाए गए हैं, मौसम स्टेशन लगाए गए हैं, स्वचालित जल स्तर मापक लगाया गया है, और इसके साथ साथ 7 बांधों पर और 2 नहरों पर स्काडा सिस्टम लगाया गया है। तो 7 बांध कौन कौन से हैं? पहला बीसलपुर है,
दूसरा है माही है, तीसरा गुड्डा बांध है, फिर है जवाई, फिर राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर और छापे। तो ये जो 7 बांध है इनके नाम आपको याद रखने हैं। अगर अपन नहर की बात करें तो पहली नहर है गंग नहर, जिसको गंग भाखड़ा नहर बोलते हैं। ठीक है, और दूसरी नहर है नर्मदा नहर। नर्मदा नहर जो सरदार सरोवर बांध से निकाली गई है। इन दोनों नहरों पे भी जो है वो स्कर्डा सिस्टम लगाया गया है। तो 7 बांध और 2 नहरें, बीसलपुर, माही, गुडा, जवाई, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और छापी, ये 7 बांध है। इसके साथ साथ 2 नहरें, गंग भाखड़ा नहर, ठीक है, और नर्मदा नहर परियोजना। अब आगे आते हैं अपन संशोधित पीकेसी परियोजना। देखिए वर्तमान में यदि सबसे मोस्ट कोई स्कीम है तो ये पीकेसी परियोजना है, संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना। संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना सरकार ने, पिछली सरकार ने एक योजना बनाई थी ERCP, राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना। और RS 2021 का जो क्वेश्चन पेपर था ना, उसमें ये यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन आया था। कितने नंबर का क्वेश्चन आया था? 10 नंबर का। ऑब्जेक्टिव की तो मैं बात ही नहीं करता, आप मेंस की देख लीजिए, 10 नंबर का क्वेश्चन आया था डायरेक्ट। सिर्फ ERCP पे पूछा गया था कि व्हाट इज ERCP। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि नई सरकार ने आते सबसे पहले ये स्कीम लॉन्च की है। और ये जो स्कीम है इसमें आपको सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखना है कि इसमें ERCP जो है, उस ERCP को क्या कर दिया गया, शामिल कर लिया गया। अभी ये जो योजना है इसके अंदर 21 जिलों को लाभ मिलेगा। और इस योजना के लिए एक MOU हुआ, किसके मध्य हुआ? राजस्थान प्लस MP के मध्य, मध्य प्रदेश के बीच में जो है एक MOU हुआ, और जिसके तहत संशोधित पीकेसी परियोजना जो है वो लाई गई। इसके साथ साथ केंद्र सरकार ने इसको जो है वो RLP यानी रिवर लिंक प्रोजेक्ट, जिसको हम बोलते हैं ना नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना में भी शामिल कर लिया है। सबसे मेन चीज याद रखनी है कि जनवरी में एक समझौता हुआ, उस समझौते के अनुसार इसको जो है वो नदी जोड़ो परियोजना में भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो पीकेसी परियोजना है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में समझौता हुआ है। ठीक है, और दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि इस पीकेसी के अंदर ERCP जो राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना थी उसको क्या कर लिया गया है, समाहित कर लिया गया है। अब उस नाम से कोई योजना नहीं रही है, वो उसी की योजना है। अब अगर हम शॉर्ट में देखें तो पीकेसी परियोजना के बारे में छोटी सी बात करें तो राजस्थान के 21 जिले जो है ना इससे लाभान्वित होंगे। जो पिछली जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना थी उसमें 13 जिलों को लाभ मिल रहा था। कितनों को? 13 को। और यहाँ अब कितने जिले लाभान्वित होंगे? 21 जिले इससे लाभान्वित होंगे। राजस्थान का 2.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है ना उसमें सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। 2.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में क्या मिलेगा? सिंचाई की सुविधा मिलेगी। वहीं अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश के 13 जिले इससे लाभान्वित होंगे। 13 जिले इससे लाभान्वित होंगे और 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र, कितना? 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा होगी। तो इस तरह से अगर कुल पूछ लिया जाए तो 34 जिले हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों के। और अगर क्षेत्रफल पूछा जाए जिसमें सुविधा मिलेगी तो उस सुविधा के लिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 5.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल ऐसा है जिसको क्या मिलेगी, इस चीज की सुविधा मिलेगी। किस चीज की सुविधा मिलेगी? जिसको सिंचाई की सुविधा इस योजना से मिलने वाली है। 21 जिले राजस्थान के हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है, आपको याद रखना है। शुरुआत करते हैं। तो 21 जिले 2.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है और 25 लाख किसान इससे, राजस्थान के 25 लाख किसानों को लाभ इसमें होगा। ये बात हम कर चुके हैं। 5.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कुल सिंचाई इससे होने वाली है। ठीक है, राजस्थान के 21 जिले हैं और राजस्थान की देखें तो 40% आबादी को इससे पेयजल की उपलब्धता हो जाएगी। कितनी परसेंट आबादी को? 40% को। अब वो जिले कौन कौन से हैं? कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। ये चारों के चारों जिले कौन से हो गए? ये आड़ोती के जिले हो गए। हम इनको डिवाइड करके याद रख सकते हैं। ये चारों के चारों कौन से जिले हो गए? हाड़ौती के हो गए। उसके बाद में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, डीग, खैरथल, तिजारा, ये मत्स्य संघ वाले जिले हो गए। जब आप पढ़ते हो ना राजस्थान का एकीकरण, तो राजस्थान के एकीकरण में मत्स्य संघ आता है पहला ही पहला। तो मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली थे।
अब उनसे 2 जिले और बन गए, कौन कौन से? डीग बन गया एक तो अलवरथपुर से, और खैरथल तिजारा बन गया किससे? अलवर से। तो ये जिले भी इसमें शामिल हो गए। इसके अलावा जैसे अगर इधर आते हैं पूरी की तरफ, तो टोंक, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, ये नई नई अलग से स्कीम हो गई। टोंक, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी किससे? सवाई माधोपुर से निकला। कोटपुतली, बहरोड किससे निकला? जयपुर से निकला। और जयपुर खुद और जयपुर ग्रामीण। इसके साथ साथ जो अजमेर का क्षेत्र है, दूदू, ब्यावर 2 नए जिले, और अजमेर, और साथ में तीसरा नया जिला केकड़ी। तो इस तरह से टोटल 21 जिले राजस्थान के होंगे। कितने जिले? 21 जिले राजस्थान के होंगे, जिनको क्या मिलना है? जिनको इस पीकेसी, संशोधित पीकेसी परियोजना से पेयजल और सिंचाई की सुविधा मिलेगी। ठीक है, पूरी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ईआरसीपी में टोटल 13 जिले शामिल थे। कितने जिले शामिल थे? 13 जिले शामिल थे। अब देखते हैं, देखिए ये जो योजना है इसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के बांध बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश वाले इतने मोस्ट नहीं है, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। जैसे पार्वती नदी है मध्य प्रदेश में, तो उसपे कुंभराज बांध बनाया जाएगा। उसपे कौन सा बांध बनाया जाएगा? कुंभराज। पूनो और उसकी सहायक नदियों पे एसएमआरएस बांध बनाया जाएगा। लखनदर नदी पर लखनदर बैराज बनेगा, और इसके साथ साथ 7 और परियोजनाएं बनेंगी। मध्य प्रदेश को अगर आप नहीं भी याद करते हो तो उतना वो जरूरी नहीं है, ज्यादा मोस्टली आपको राजस्थान में याद करना है। तो राजस्थान में क्या क्या बनना है? तो राजस्थान में आपको ध्यान रखना है कि एक तो बनेगा बांध, और 5 बनेंगे इसमें बैराज। एक बांध और 5 बैराज। अब ये बांध किस काम का है? बांध तो जल संग्रहण के लिए है, और बैराज किस चीज के लिए है? बैराज जो है वो जल को अपवर्तित करने के लिए, जल अपवर्तन के लिए बैराज का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं एक बांध कौन सा बनेगा। अब यहां देखो मैंने लिख रखा है डूंगरी बांध। बनास नदी पे सवाई माधोपुर के अंदर बांध बनाया जाएगा जिसका नाम है डूंगरी बांध। बनास नदी पर सवाई माधोपुर में बांध बनेगा जिसका नाम है डूंगरी बांध, और 5 बैराज बनेंगे। अब आपको इन 5 बैराजों के नाम जरूर याद रखने, कौन सी नदी पे बनेगा और किस जिले में होगा, ये जरूर आपको याद रखना। ये मेन चीज ये है, इसकी मेन जो है ना वो ये है कि जैसे रामगढ़ बैराज बनेगा, नदी का नाम क्या है? कूल नदी पर, और कहां बनेगा? किशनगंज 12 में। इसकी तरह महलपुर बैराज बनेगा पार्वती नदी पे, मांगरोल 12 में। तो याद रखना कि 5 में से 2 तो 12 में बनेंगे। 12 में एक तो रामगढ़ बैराज बन जाएगा, एक महलपुर बैराज बन जाएगा। रामगढ़ कूल नदी पे किशनगंज में बनेगा, कैसे क्या जुड़ रहा है ना, और महलपुर जो पार्वती नदी पे मांगरोल में बनेगा। तो 2 तो 12 में होगा। एक सबसे मोस्ट जो इसमें बनेगा, सबसे बड़ा ये है, वो बनेगा दिगोद कोटा में, जिसका नाम है नवनेरा बैराज। इसका कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। दिगोद कोटा में बनेगा नवनेरा बैराज। ठीक है, ये सबसे बड़ा है। आप इसको याद रखें कि ये जो 5 डाइवर्जन बन रहे हैं, उन 5 डाइवर्जन में, 5 अपवर्तन में सबसे बड़ा बैराज कौन सा है? तो नवनेरा बैराज। ठीक है, उसके बाद में बूंदी में आ जाइए। बूंदी में है मेज बैराज, मेज नदी के नाम से ही है। बूंदी में बनेगा इंद्रगढ़ नामक जगह पे। ठीक है, और एक बनेगा राठौड़ बैराज बनास नदी पे, और वो कहां पे बनेगा? चौथ का बरवाड़ा, जो किस में पड़ता है? सवाई माधोपुर में पड़ता है। ठीक है, तो आपको याद रखना 2 12 में बनेंगे, एक कोटा में बनेगा, एक बूंदी में बनेगा, एक सवाई माधोपुर में बनेगा। 12 कोटा, बूंदी और सवाई माधोपुर, 4 जगह 4 बैराज बनेंगे, और एक बांध बनेगा जिसका नाम है डूंगरी बांध, जो सवाई माधोपुर में बनेगा। ये जो योजना है उसमें ईसरदा सहित 26 बांधों को आपस में जोड़ा जाएगा। देखिए लिंक प्रोजेक्ट इसलिए बना रहे हैं ताकि 26 जो बांध है उनको आपस में जोड़ा जाएगा। इस योजना में पहले 37,200 ईआरसीपी जो थी ना, ईआरसीपी की जो अनुमानित लागत थी वो 37,250 करोड़ रुपए थी। कितनी थी? 37,250 थी, वो अब बढ़ के 45,000 करोड़ हो गई। कितने हो गई? 45,000 करोड़। 37,250 से बढ़ के कितने हो गई? 45,000 करोड़ हो गई। ठीक है, आई समझ में? तो ये थी राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना की जगह संशोधित पीकेसी पार्वती काली सिंध चंबल प्रोजेक्ट। ठीक है, अगली स्कीम है रिपेयर रिनोवेशन रिस्टोरेशन परियोजना। ठीक है, एक नया नाम, आजकल एक मूवी आई थी RRR, RRR, बहुत ही पॉपुलर रही। ठीक है, उसी के नाम पे ये स्कीम है। R फॉर रिपेयर, R फॉर रिनोवेशन, R फॉर रिस्टोरेशन। रिपेयर का मतलब मरम्मत, रिनोवेशन यानी उनका पूरे नवीनीकरण करना। ठीक है, तो
RR मूवी से आप याद रख सकते हैं 2005 में। देखिए ये नाम तो आया अभी नया, लेकिन ये नाम तो सरकार ने 2005 में निकाल दिया था। रिपेयर रिनोवेशन और रिस्टोरेशन परियोजना जनवरी 2005 में लॉन्च की गई। याद रखना है ये भारत सरकार की परियोजना, किसकी है? भारत सरकार की परियोजना है। 2005 में इसको लॉन्च किया गया और 2017-18 में इसको एक योजना चलती है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसका लोगो है हर खेत को पानी, उसके अंदर समाहित कर लिया गया। रिपेयर रिनोवेशन रिस्टोरेशन परियोजना जो जनवरी 2005 में आई भारत सरकार की, 17-18 में इसको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर सम्मिलित कर दिया गया। इसमें राज्य और सरकार का, सेंटर और स्टेट का जो फंडिंग है वो 60-40 है। और इसमें क्या किया जाएगा कि 37 परियोजनाओं को इस योजना में शामिल किया गया। अब इनकी क्या की जाएगी? इनकी मरम्मत की जाएगी। ये जो 37 पुरानी परियोजनाएं हैं उनकी क्या की जाएगी? मरम्मत की जाएगी। उनमें पुनर्वास के कार्य करवाए जाएंगे। उनकी जो जल संधारण क्षमता है उसमें वृद्धि करने का प्रयास इस योजना में किया जाएगा। इसकी जो कुल लागत है वो 124.71 करोड़ रुपए। कुल लागत कितनी है? 124.71 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं। अगली है अपनी अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना RAS 2023 प्री एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन आया था। प्रश्न ये पूछा गया था कि अटल भूजल योजना जो है वो किसकी योजना है? ठीक है, तो ये जो योजना थी वो विश्व बैंक की है। याद क्यों? आंसर इसका ये था। ठीक है, किसकी योजना थी? विश्व बैंक की योजना थी। देखिए भूमि का जो जल है उसको रिचार्ज करने के लिए, भूमि जल में को रिचार्ज करने के लिए जो है वो ये योजना लाई गई। ये भारत सरकार और विश्व बैंक की 50-50% की योजना है। 1 अप्रैल 2020 से इसको लागू किया गया। 1 अप्रैल 2020 से लागू किया गया। अगर हम इनकी नोडल विभाग की बात करें तो भूजल विभाग जो है उसका नोडल विभाग है। इसके साथ साथ कृषि, उद्यानिकी, जल ग्रहण, पंचायती राज, ये इसके सहभागी विभाग है। ये याद नहीं रखना, अपने को सिर्फ इतना याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक की स्कीम है ये। ठीक है, किसकी है? वर्ल्ड बैंक की है। और दूसरी चीज जो मैंने याद रखनी है कि वर्ल्ड बैंक और सरकार में 50-50 का रेशियो है। 1 अप्रैल 2020 को इसका प्रारंभ हुआ। ठीक है, और इसका नोडल जो है वो भूजल विभाग है। नोडल कौन है? भूजल विभाग इसका नोडल विभाग है। अगर इसकी बात करें तो 5 वर्षों में इसके लिए 1189.65 करोड़ का बजट है। इसकी जो अवधि है वो 5 वर्ष है और 1189.65 करोड़ का बजट का जो प्रावधान जो है वो इस योजना में किया गया है। अब आपको यहां ध्यान रखना है कि वर्तमान में इसमें क्या है कि 16 जिलों की 38 पंचायत समितियों की 1129 ग्राम पंचायतों का भूजल प्लान बनाया गया और उसके अनुसार भूमि को रिचार्ज करने के लिए एनीकट, चेक डैम, बांध, इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो की जा रही हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी भूमि के अंदर जाए और जो भूमि जल है उसमें सुधार हो। 16 जिलों की 38 पंचायत समितियों के 1129 गांव, ये याद रखना। 16, 38, 1129, 16, 38, 1129 याद रखना अपने को। अगर हम भूजल की बात करें तो भूजल जो है उसको अलग अलग 302 ब्लॉक में, राजस्थान में टोटल भूजल ब्लॉक कितने? प्रश्न आता है भूजल ब्लॉक कितने हैं राजस्थान में? राजस्थान में भूजल ब्लॉक, तो भूजल ब्लॉक टोटल कितने हैं? 302 है। याद रखना है 302 है। उसमें से सिर्फ 38 ही ऐसे हैं जो सुरक्षित श्रेणी में, इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। सुरक्षित, अर्ध विषम, विषम, अति दोहित और लवणीय। ठीक है, तो सुरक्षित श्रेणी में सिर्फ 38 है। आप विचार कीजिए कि 302 में से सिर्फ 38 जो है वो सुरक्षित श्रेणी में है। अर्ध विषम श्रेणी में 22 हैं और 23 ब्लॉक ऐसे हैं जो विषम श्रेणी में है। और सबसे मेन चीज जो है वो याद रखनी है कि चौथी चीज अति दोहित, 216 ब्लॉक। देखिए कहां 38 और कहां 216। 216 ब्लॉक ऐसे हैं जो अति दोहित है, वहां से पानी को चूस लिया गया, वहां से पानी को बाहर निकाल लिया गया है और वहां सूखे जैसी स्थिति क्रिएट होने वाली है। ठीक है, और इसी चीज को ध्यान रखें। और इसके अलावा 3 ब्लॉक ऐसे हैं जब पानी तो है लेकिन वो खा रहा है, वो लवणीय श्रेणी में है। तो 302 में से मात्र 2 चीजें याद रखनी है कि 38 ब्लॉक जो है वो सुरक्षित है और 216 ब्लॉक जो है वो क्या है? अति दोहित श्रेणी में है। 216 ब्लॉक अति दोहित श्रेणी में है। ये बात थी भूजल की। अब भूमि जल की हमने जब बात की तो भूमि जल में कमी हो रही है। बस इसी चीज को ध्यान में रखकर सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है
वो लोगों तक ये फायदा पहुंचे। तो भूजल को रिचार्ज करने के लिए पहली स्कीम है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। देखिए पहली जो स्कीम थी, जो बीजेपी सरकार जो पिछली साल जब थी 2018 में, उस टाइम पे ये स्कीम चली थी, ठीक है, वो 1.0 थी। और नई सरकार चला रही है एमजेएसए 2.0, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एमजेएसए 2.0, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। अब इसी योजना में क्या किया जाएगा, सरकार कह रही है कि किस नाम की योजना चलाई जाएगी, जिसमें 5,000 से 8,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल, किसमें, प्रत्येक पंचायत समिति का, एक पंचायत समिति में कितना क्षेत्रफल कवर करेंगे, 5,000 से 8,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल का चरणवार चयन किया जाएगा, यानी अलग अलग चरणों में, 3 चरणों में ये चलेगा, ठीक है। तो उसमें 20,000 गांवों में जल संरक्षण और संरक्षण से संबंधित कार्य करवाए जाएंगे, जैसे एनीकट बनाना है, चेक डैम बनाना है, छोटे बांध बनाना है, जैसे कहीं पानी नहीं आ रहा है तो उसके लिए फीडर खुदाई करनी है, इस तरह के कार्य किए जाएंगे। तो आपको यह याद रखना है कि एक पंचायत समिति में जो है वो 5,000 से 8,000 का जो क्षेत्र है, हेक्टेयर जो क्षेत्रफल है, उसको लिया जाएगा, और 20,000 गांव का चयन करके एमजेएसए 2.0 चलाया जाएगा। इसके 3 चरण होंगे। कितने चरण होंगे, 3 चरण होंगे। और उसमें से पहला चरण जो है, ये प्रथम चरण की बात है, प्रथम चरण में जो है वो सरकार ने क्या किया है, 349 पंचायत समितियों के 5135 गांव में 1.5 लाख कार्य कराए जाएंगे, जिनकी लागत 3500 करोड़ रुपए होगी। ये 4 चीज आपको याद रखनी है। 349 पंचायत समितियों के 5135 गांव में 1.5 लाख कार्य करवाए जाएंगे, और उसकी जो कुल लागत होगी वो 3500 करोड़ होगी। ये कौन से चरण की बात है, प्रथम चरण की बात है, ये सिर्फ प्रथम चरण की बात, ठीक है। तो ये एमजेएसए 2.0। नेक्स्ट में हम चलते हैं पशुपालन। अब देखिए, हमने जब उपवर्ग पढ़े थे, हमने कृषि के उप क्षेत्र पढ़े थे पिछले वीडियो में, तो मैं आपको बताता हूं कि हमने कृषि के उप क्षेत्र, पहले हमने बात की थी पशुपालन की। पहला पशुपालन था, दूसरा क्या था, फसलें, तीसरा था वानिकी एवं लॉगिंग, और जो चौथा था अपना वो था मत्स्य। तो कृषि के ये 4 उपक्षेत्र थे, हमने फसलों को रीड किया। अब हम जो नेक्स्ट जो टॉपिक अपना लेंगे वो लेंगे हम कौन सा, पशुपालन। कौन सा लेंगे, पशुपालन। तो पशु गणना हुई थी अपनी 2019 में, और अभी 2019 के ही आंकड़े जो है वो वर्तमान में प्रचलित हैं। तो अगर 2019 की पशु गणना को देखें तो राजस्थान में 568.01 लाख पशु है। कितने हैं, 568.01 लाख पशु है राजस्थान में। और अगर इसके साथ साथ कुक्कुट की बात करें, मुर्गियों की बात करें, तो 146.23 लाख, 568.01 लाख पशु और 146.23 लाख जो है वो क्या है, कुक्कुट है। और ये जो 568.01 लाख है वो राज्य भारत का 10.60% है। भारत का जो कुल पशुधन है, देश के जो कुल पशुधन है उसका कितना है, 10.60%। देश के कुल पशुधन का 10.60% भारत में है, सॉरी राजस्थान में है। अब आपको ये देखना है कि जो भारत है, जो अपना देश है, वो देश का कि कितनी परसेंट, 7.24% गाय राजस्थान में है, 12.47% भैंस है, 14% बकरियां हैं, 10.64% भेड़ है और 84.43% ऊंट है। कि देश के कुल जो है गाय उसका 7.24% गाय है, 12.47% भैंस है और 14% बकरियां हैं, 10.64% भेड़ है और 84.43% ऊंट तो है राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है। अगर 2020-21 में राज्य का दूध उत्पादन में देखें, ये मोस्ट चीज है थोड़ी, दूध उत्पादन में योगदान देखें तो 14.63%, 14.63% जो अपने जो देश है, देश का 14.63% जो दूध है वो कौन उत्पादित करता है, राजस्थान करता है। इसी तरह ऊन उत्पादन में और भी ज्यादा बढ़ के 42.45% योगदान है। दूध में 14.63% योगदान है और ऊन में है 42.45%, ऊन में 42.45% अनुदान योगदान है, सॉरी
अब हम बात करेंगे कि 2023-24 के दौरान पशुपालन विभाग के द्वारा उठाए गए कदम। देखिए आज मेंस की हम बात करते हैं, आरएस मेंस की अगर हम बात करें तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स में आते हैं। 5 मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि 23-24 के दौरान या वर्तमान सरकार में पशुपालन विभाग द्वारा कौन से कदम उठाए गए। तो उनकी अगर हम बात करें तो पहला है पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना। पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना, इसके तहत जो है जानवरों के लिए दवाइयां निःशुल्क दी जाती है। 138 प्रकार की औषधियां और 20 प्रकार के सर्जिकल जो है वो इस योजना के तहत निःशुल्क है। लेकिन इसका सबसे मेन जो बात है वो ये है कि पशु जो है उसको अस्पताल में लाना पड़ता है। कहाँ लाना पड़ता है? अस्पताल में। होम डिलीवरी की इसमें सुविधा नहीं है। पशु को अस्पताल में लाने पर 138 प्रकार की दवाइयां फ्री हैं और 20 प्रकार के सर्जिकल फ्री है। ठीक है, तो ये थी पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना। नेक्स्ट है खुरपका मुंहपका नियंत्रण कार्यक्रम, एमएफडी बोलते हैं इसको, एमएफडी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सरकार के द्वारा निःशुल्क टीकाकरण करवाया जा रहा है ताकि पशुओं में खुरपका और मुंहपका जो रोग है वो नहीं हो। ऊंट प्रजनकों को वित्तीय सहायता। देखिए ऊंट जो है उसके बच्चे को क्या बोलते हैं? टोरडिया। राजस्थान में क्या बोलते हैं? टोरडिया। ठीक है, उसके जन्म पे, उसका जब जन्म होता है तो 2 माह से लेकर 1 वर्ष तक का जो बच्चा है ऊंट का, उस पे सरकार के द्वारा 10,000 रुपए की राशि दी जाती है। कितनी राशि दी जाती है? 10,000 रुपए की राशि। क्योंकि राजस्थान जो है वो एक ऊंट बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए सरकार इसको प्रोत्साहित करने के लिए 10,000 रुपए की राशि दी जाती है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन। राष्ट्रीय पशुधन मिशन में देखो क्या है कि कोई व्यक्ति पशुधन से संबंधित उद्यम लगाना चाहता है, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है कि उसको पशुपालन से संबंधित कोई उद्यम लगाना है। जैसे मान लीजिए कि दुग्ध प्रोसेसिंग यूनिट लगानी है उसको, तो उसके लिए सरकार क्या करती है? सरकार उसके लिए अनुदान की व्यवस्था करती है, उसे ऋण दिलवाती है और ऋण के साथ साथ उसे अनुदान भी दिया जाता है। पर एक सरकार ने क्या किया? अल्पकालीन ऋण सुविधा। अल्पकालीन ऋण सुविधा में क्या किया कि जिस तरह से कृषि पे केसीसी मिलता है ना, कृषि पे केसीसी मिलता है, उसी तरह से पशुपालन के लिए भी केसीसी शुरू कर दी गई है। और एक नई योजना लेके आई है कि पशु की से संबंधित जो योजना उनकी डोर स्टेप डिलीवरी के लिए सरकार 5,000 पशु मित्रों की भर्ती करेगी। कितनी? 5,000 पशु मित्रों की भर्ती करेगी। तो अगर 2023 से इसमें अपन बात करें पशुपालन विभाग के द्वारा उठाए गए कदमों की, तो पहला है पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना, दूसरा एमएफडी, तीसरा ऊंट प्रजनकों को वित्तीय सहायता, फिर राष्ट्रीय पशुधन मिशन, अल्पकालिक ऋण और पशु मित्र। तो ये 6 प्रकार की जो है ना वो योजनाएं पशुधन विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। नेक्स्ट में हम चलते हैं, अगला है कामधेनु बीमा योजना। कामधेनु बीमा योजना, देखिए जब लंपी बीमारी आई थी उस समय लोगों के पशुधन की काफी हानि हुई थी और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कामधेनु बीमा योजना संचालित की है। इस योजना में क्या है कि जो पशुपालकों के जो दुधारू पशु हैं उसमें गाय और भैंस, दूसरों की बात नहीं करेंगे, ये मोस्ट है कि कौन कौन से पशुओं को कवर किया जाएगा? गाय और भैंस, 2 पशु, 2 प्रकार के जो है प्रजाति, उन्हीं को लिया जाएगा। उनकी अकाल मृत्यु से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए योजना लाई गई है। प्रत्येक परिवार के 2-2 दुधारू पशु जो है ना उनका बीमा किया जाता है और अगर भाई देवे कुछ हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो 40,000 रुपए जो है वो दिए जाते हैं। कितने रुपए दिए जाते हैं? 40,000 रुपए। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जो बीमा होता है वो निःशुल्क होता है, इसमें किसी प्रकार का पैसा सरकार को, प्रीमियम सरकार को नहीं देना पड़ता, पशुपालक को सरकार स्वयं इसका प्रीमियम वहन करती है। तो क्या है कि सिर्फ गाय और भैंस में मिलता है और अगर अकाल मृत्यु हो जाती है तो 40,000 रुपए की राशि उनको दी जाती है। फिर डेयरी विकास, पशुपालन में एक मेन चीज आती है डेयरी विकास। अगर डेयरी विकास का अपन कई बार पूछ लिया जाता है, संस्थागत तंत्र की बात करें, डेयरी विकास के संस्थागत तंत्र की अगर बात करें तो सबसे पहले है राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, इसको आरसीडीएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरसीडीएफ। ये शीर्ष संस्था है डेयरी विकास की, सबसे शीर्ष संस्था पूछ लिया जाए तो आरसीडीएफ, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन। ठीक है, ये शीर्ष संस्था है। ये क्या करती है? ये देखो 2-3 काम करती है, जैसे पशु आहार उपलब्ध करवाती है,
एक क्या करती है, जैसे पशु उत्पाद का विपणन और विपणन करती है, और एक CSR का कार्य करते हैं। 3 प्रकार के कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं। पशु आहार जो पशुपालक है उनके लिए पशु आहार बनाती है, पशु आहार वितरण करती है। दूसरा क्या है, जैसे पशु उत्पाद है, जैसे दूध है, मक्खन है, छाछ है, इस तरह की जो चीजें है ना, उनका वितरण और विपणन का कार्य ये करती है। और CSR के रूप में ये क्या करती है, जो पशुपालक हैं उन पशुपालकों का क्या करती है, ये बीमा करती है। राज सरस सुरक्षा कवच के नाम से एक बीमा स्कीम चलती है पशुपालकों के लिए। राज सरस सुरक्षा कवच, कौन सा क्या नाम है, राज सरस सुरक्षा कवच। राज सरस सुरक्षा कवच के नाम से एक पशुपालकों के लिए स्कीम चलती है। उस स्कीम के अंतर्गत ये क्या करती है, ये जो RCDF है वो पशुपालकों का बीमा करती है। इसके बाद में अगर देखें तो नीचे जिला लेवल पे जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, जिनकी संख्या है 24, जिनकी संख्या है 24। फिर नीचे बिल्कुल नीचे जो ग्राउंड लेवल पे दुग्ध सहकारी समितियां हैं जो है 18,781। ये संख्या जरूर याद रखें। जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों की संख्या 24 है और दुग्ध सहकारी समिति जो है उनकी संख्या 18,781 है। तो इस तरह से ये संस्थागत तंत्र है जो जिले में अपने राज्य में जो है वो ये काम करता है। जैसे मैं अपने ऊपर बात की थी कि राज सरस सुरक्षा कवच, इसका 8वां चरण जो है वो RCDF द्वारा शुरू किया गया। RCDF राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, ठीक है, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन के द्वारा जो है वो शुरू किया गया है। 8वां चरण अभी कब किया गया है, 1 फरवरी 2024 से। आपको याद रखना है 1 फरवरी 2024 से इसकी शुरुआत की गई। इसमें क्या होता है कि पशुपालक है उसकी मृत्यु हो जाती है, यह स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है तो 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, और आंशिक रूप से हो जाता है तो कितने रुपए दिए जाते हैं, 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल नामक एक योजना और चलती है। इसमें क्या है, प्रति जो पशुपालक है उसको प्रति लीटर दूध पर जो है वो 5 रुपए अनुदान, कितना आपको इतना याद रखना है इसमें कि 1 लीटर दूध पर प्रत्येक पशुपालक को, जो रजिस्ट्रेट पशुपालक है उनको 5 रुपए का अनुदान सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो ये दोनों स्कीमें RCDF द्वारा संचालित की जाती है, ये याद रखनी है। RCDF जो है वो पशुपालकों के लिए या डेयरी विकास के लिए राजस्थान में सबसे बड़ी संस्था है। नेक्स्ट में हम चलते हैं, अगला है मत्स्य पालन। अभी पशुपालन के बाद में हो गया अपना मत्स्य पालन, और मत्स्य पालन में सबसे मेन मोस्ट चीज है आप याद रखना, उसका है आजीविका मॉडल। आजीविका मॉडल जो है वो मत्स्य पालकों के सुधार के लिए, मत्स्य पालकों को बढ़ावा देने की एक योजना है। अब सबसे पहले याद रखना है कि कहाँ 3 जो जलाशय हैं, 3 जलाशयों में ये योजना संचालित की जा रही है। वो 3 जलाशय कौन कौन से हैं, जयसमंद। देखिए पहले ये उदयपुर में आता था लेकिन नया जिला बन गया ना सलूम्बर, तो अब सलूम्बर में, जयसमंद कहाँ पे, सलम्बर में। फिर माई बजाय सागर ये कहाँ पे, बांसवाड़ा में। और कडाना बैक वाटर डूंगर, इन 3 जगह पर ये जो है ये योजना संचालित की जा रही है। आपको तीनों जगह याद रखनी है, जयसमंद सलूम्बर, माई बजाज सागर बांसवाड़ा और कडाना बैक वाटर डूंगरपुर, 3 जगह ये योजना संचालित की जा रही है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो लिफ्ट अनुबंध होता है मछली पकड़ने का जो अनुबंध होता है वो सबसे अधिक जो बोली लगाता है उसको दिया जाता है, और मछली पकड़ने की जो दर है वो देश में सर्वाधिक है, इसकी ये भी विशेषता है। इसको शून्य राजस्व मॉडल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अब इसको शून्य राजस्व मॉडल क्यों बोलते हैं कि जो विभाग है ना वो राजस्व आय करने के लिए काम नहीं करता, वहां वो मछुआरों के ऊपर ध्यान देता है और वो कोशिश ये करता है कि मछुआरों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। इसलिए जो विभाग है वो राजस्व की तरफ ध्यान नहीं देके मछुआरों के कल्याण की ओर ध्यान देता है और वहीं पर ये सारा पैसा खर्च करता है। इसलिए इसको शून्य राजस्व मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शून्य राजस्व मॉडल भी। 3 जलाशयों में है, जयसमंद, माई बजाज सागर और कडाना बैक वाटर। जयसमंद, माई बजाज सागर और कडाना बैक वाटर। अब देखिए राजस्थान में 5 मत्स्य लैंडिंग सेंटर बने हुए हैं। मछली पालन के दौरान मछली निकालने के बाद में होने वाले जो नुकसान है उस नुकसान को कम करने के लिए, मछली पालन में नुकसान को
कम करने के लिए 5 मत्स्य लैंडिंग सेंटर जो है वो राजस्थान में बने हुए हैं। आपको याद रखना है रामसागर धौलपुर, बिशलपुर टोंक, राणा प्रताप सागर राउतबाटा, जोवाई बांध पाली और जैसमंद सलूम्बर। देखिए ये जो है ना, अगर ये पूछा जाए कि किस योजना के तहत है, तो RKVY राजस्थान कृषि विकास योजना, राजस्थान कृषि विकास योजना के तहत 5 मत्स्य लैंडिंग सेंटर बनाए गए हैं। रामसागर धौलपुर, बिशलपुर टोंक, राउतबाटा राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ राउतबाटा में, जवाई बांध पाली और जैसमंद सलूम्बर। 5 नाम याद रखने हैं। और अभी हमने पीछे बात की आजीविका मॉडल की, तो वो कहाँ था, एक जैसमंद में था, दूसरा कहाँ था, माही बजासागर में था, और तीसरा कहाँ था, कडाना बैक वाटर डूंगरपुर। ये तो 3 जगह थी। वहां पे तो कौन सी स्कीम चल रही थी, आजीविका मॉडल। क्या चल रही थी, आजीविका मॉडल। और ये जो है यहाँ पे क्या है, मत्स्य लैंडिंग सेंटर। मत्स्य लैंडिंग सेंटर रामसागर धौलपुर, बिशलपुर टोंक, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़, जवाई बांध पाली और जैसमंद सलूम्बर। ठीक है, तो ये RKVY के तहत है। ये जो मत्स्य लैंडिंग सेंटर बनाए गए हैं वो राजस्थान कृषि विकास योजना RKVY के तहत, ऐसा भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट में हम चलते हैं, अगला है वानिकी। देखिए हमने फसलें पढ़ी, हमने पशुपालन पढ़ा, हमने मत्स्य पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे क्या, वानिकी। वानिकी की अगर हम बात करें तो राजस्थान में कुल 32,921 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र जो है, घोषित वन क्षेत्र कितना है, 32,921 वर्ग किलोमीटर है। और ये जो राजस्थान का जो पूरा भौगोलिक क्षेत्र है, राजस्थान का जो पूरा भौगोलिक क्षेत्र है उसका 9.61% है। पूरे भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 9.61% है। कौन सा, 32,921 की बात कर रहा हूं। और अगर वनाच्छादित क्षेत्र की बात करें तो 4.87% है। 4.87% है। मोस्ट है इसलिए है कि RS 2021 का जो प्री का पेपर था उसमें ये डायरेक्ट यही पूछा गया था कि राजस्थान में वनाच्छादित क्षेत्र कितना है। क्या पूछा गया था, राजस्थान में वनाच्छादित क्षेत्र कितना है। इकोनॉमिक सर्वे से मैं आपको बताता चलूंगा कि RS में मेंस और प्री दोनों में डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है, जैसे अटल भूजल का मैंने बताया आपको, वनाच्छादित क्षेत्र का जो मैंने बताया आपको, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ से उठ रहे हैं। तो इनको हमें एक बार इस चीज को अपने को गौर से करना है अगर RS पास करनी है तो। ठीक है, तो मोस्ट है ये 4.87% क्षेत्र जो है वनाच्छादित है। सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार, 2021 की जो सर्वेक्षण रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट में ये लिखा था कि जो पिछला साल था उससे इस साल में जो है वो 25.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 21 के बाद में रिपोर्ट नहीं आई है, तो अपने को वही डेटा यूज करने हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं कि वानिकी के अंदर 32,921 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र आता है। भौगोलिक क्षेत्रफल जो है कि अगर हम बात करें तो ये 32,921 है, वो राजस्थान का 9.61% है। और 4.87% जो है वो वनाच्छादित क्षेत्र है। इस दौरान इस जो नवीन रिपोर्ट आई ये 2 वर्ष से आती है। कितने साल से आती है, 2 साल से आती है। 25.45% वर्ग किलोमीटर, 25.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, 25.45। नेक्स्ट है, अब देखिए राष्ट्रीय उद्यान की बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। वो देखिए कौन कौन से हैं। पहला है रणथंभौर, दूसरा कौन सा है, केवलादेव, और तीसरा है दर्रा। तो 3 जो है ना वो राष्ट्रीय उद्यान है, 27 वन्यजीव अभ्यारण्य है, 5 टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व में आपको जो अभी जो बना है ना धौलपुर करौली, 5वां कौन सा है, धौलपुर करौली, 5वां धौलपुर करौली है, ये याद रखना है। इसके अलावा 36 संरक्षित क्षेत्र है। 36 संरक्षित क्षेत्र है, 4 बायोलॉजिकल पार्क है, 4 बायोलॉजिकल पार्क। यहां से भी जो है ना RS 2021 में आया था, यहां से RS 2021 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था 2 नंबर का मेंस में। और वहां पूछा था कि कोई 8 संरक्षित क्षेत्रों के नाम लिखे, 8 संरक्षित क्षेत्रों के नाम लिखने थे वहां पे। तो दोनों की स्थिति सेम है, हर जगह क्वेश्चन जो है वो मेंस में भी आ रहा है, प्री में भी आ रहा है। तो दोनों के लिहाज से आपको बजट इकोनॉमिक शेड्यूल तो दोनों में ही तैयार करना है।
क्योंकि 70 नंबर की वहां पे जो आएगी अपने इकोनॉमिक्स मेंस में, तो वहां ये बहुत काम आने वाली चीज है। नेक्स्ट में हम चलते हैं, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। ये देखिए एक स्कीम लाई गई थी 11 जुलाई 2023 को लाई गई। सबसे पहले तो आप ये को याद रखना है, एक वो है क्या बोलते हैं, मिशन है राजस्थान ग्रीनिंग रिवाइल्डिंग मिशन। इस मिशन के तहत जो है वो ये योजना लागू की थी, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, टीओएफ योजना बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टीओएफ, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। 11 जुलाई 2023 को लाई गई। इस योजना में क्या है कि जो पारंपरिक वन है, जो वन क्षेत्र है ना, उसके बाहर वृक्ष कवरेज को बढ़ाने का काम किया जाएगा। पारंपरिक जो वन है उसके बाहर वृक्ष कवरेज को बढ़ाने का काम किया जाएगा। इसमें यह कहा गया था कि प्रति वर्ष 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। प्रति वर्ष कितने पौधे लगाए जाएंगे? 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इसमें 1 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे गोचर ओरण तथा चारागाह में, 1 करोड़ पौधे विभिन्न शहरी क्षेत्रों में लगाए जाएंगे, और 3 करोड़ पौधे जो है वो जनसाधारण को वितरित किए जाएंगे। 3 करोड़ पौधे किसको? जनसाधारण को वितरित किए जाएंगे। अभी जो चला है अपने, वो चलाया गया है मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण